साहित्य संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज कवि अज्ञे द्वारा रचित मैंने देखा एक बूंद कविता को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। मैंने देखा एक बूंद कविता अरी ओ करुणा प्रभा में नामक काव्य संकलन से ली गई है और यह कविता 5 मार्च 1958 को लिखी गई थी। अरी ओ करुणा प्रभा में काव्य संकलन का प्रकाशन 1959 में भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित किया गया था। कुल 10 पंक्तियों की यह कविता अज्ञे के पहले के वैचारिक कर्म और वैचारिक द्वंद्व की एक उपलब्धि के रूप में देखी जा सकती है। पहले के काव्य संग्रहों में और पहले के रचना काल में कवि अज्ञे जहां अपनी एक वैचारिक भूमि को खोजते हुए नजर आते हैं, वहीं अरी ओ करुणा प्रभा में काव्य संग्रह में जितनी कविताएं संग्रहित हैं, उन सभी में कवि के जीवन दर्शन और वैचारिक दृष्टि की एक उपलब्धि नजर आती है। हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने भी माना है कि इस काव्य संकलन में उनकी जीवन दृष्टि की उपलब्धियां संग्रहित हम मान सकते हैं। इस कविता को समझने से पहले हमें कवि अज्ञे के जीवन दर्शन को समझना जरूरी है। कवि अज्ञे अस्तित्ववादी चेतना से और दर्शन से प्रभावित रहे हैं और अस्तित्ववाद ये मानता है कि व्यक्ति अपने जीवन को टुकड़ों के रूप में रख कर नहीं देख सकता। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अस्तित्ववादी विचारक ये मानते हैं कि हम जीवन को और समय को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं बांट सकते। जीवन एक समग्र इकाई है और उस समग्र इकाई के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अस्तित्ववाद ये मानता है कि अगर हम उस समग्र इकाई के टुकड़े करेंगे तो वह क्योंकि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में बटा हुआ होगा और जिस काल में हमें सुखद अनुभूतियां होंगी या जिस काल में हमें दुखद अनुभूतियां होंगी, उनके कारण हमारे जीवन में निराशा ही व्याप्त होगी। जब जीवन एक समग्र इकाई बन गया है, तब अस्तित्ववादी विचार दर्शन के अनुसार मनुष्य की सारी ऊर्जा जीवन में एक सुख के क्षण को खोजने के लिए लगी रहती है और जिस क्षण या जिस समय वह उपलब्धि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, तो उस समय वह अपने अस्तित्व को संपूर्णता में जी लेता है। फ्रांस के प्रतीकवादियों के अनुसार, जिन्होंने क्षण को बहुत अधिक महत्व दिया है, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि सारा जीवन सुखात्मक हो। व्यक्ति के जीवन का एक क्षण भी यदि सुख से भरा हुआ है, तो वह अपने जीवन की चरम उपलब्धि वहां अनुभव कर सकता है और वह क्षण ही व्यक्ति के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण हो सकता है। कविता के मूल कलेवर को देखते हुए, जैसा कि आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। स्थिति यह है कि कवि अज्ञे सागर के तट पर खड़े हैं और सागर के उस तट पर जल में बनने वाले झागों से अचानक ही एक बूंद ऊपर उछलती है और वातावरण शाम का है, सूरज ढल रहा है। ढलते हुए सूर्य की किरणें लाल रंग की हैं, रंग बिरंगी है और जैसे ही वह बूंद सागर के उस झाग से निकलकर ऊपर की तरफ उठती है, त्यों ही उस बूंद को सूर्य की किरणें रंगीन कर देती। अज्ञे की आंखों ने
इस क्षण को कैद कर लिया है और उन्हें सोने और विराट समुद्र में यह दृश्य दिखाई पड़ा है जब सूर्य की किरणों ने उस बूंद को छुआ और बहुत ही अपनेपन से छुआ। उस अपनेपन में सूर्य की किरणों के रंगीन वातावरण में मिल जाने के कारण बूंद का अस्तित्व, बूंद की सार्थकता, बूंद का जीवन स्थायी हो गया है और उसका जीवन मुक्त भी हो गया है, उन्मोचित हो गया है नश्वरता के दाग से। छोटी सी घटना है और छोटी सी घटना में कवि अज्ञेय को जीवन का एक बड़ा दर्शन प्राप्त हो गया है। एक क्षण भर में एक बूंद का अस्तित्व, एक बूंद का जीवन सफल हो गया है। जीवन को नश्वर माना ही गया है। जीवन नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, मनुष्य भी नष्ट हो जाने वाली वस्तु है। इस कविता को यदि हम प्रतीकों की व्यवस्था के माध्यम से देखें तो समुद्र समाज का प्रतीक माना जा सकता है और उसमें से उछलकर सामने आने वाली बूंद एक व्यक्ति को माना जा सकता है। और जिस समय यह बूंद रूपी व्यक्ति सूर्य की रंगीन किरणों से रंगा गया है, वह क्षण व्यक्ति के अस्तित्व की चरम उपलब्धि मानी जा सकती है। वस्तुतः इस कविता की प्रत्येक पंक्ति अनेक अनेक अर्थ खोलती है और अनेक अनेक अर्थों को प्रदान करती है। जैसा कि कहा गया है कि ढलते हुए सूरज की आग से क्षण भर के लिए वह बूंद रंगीन हो गई है। निश्चित है कि आग तापमान के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, लेकिन यहाँ पर सूर्य की आग, क्योंकि ढलते हुए सूर्य की आग है, तो यहाँ पर आग केवल उसके रंग के लिए, क्योंकि आग का रंग लाल होता है, ढलते हुए सूर्य की किरणें भी लाल होती हैं। यहाँ तापमान से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन कुछ व्याख्याकारों ने ढलते हुए सूरज की आग और उसके तापमान को लेकर इसकी व्याख्या इस तरह से की है कि क्षण भर में जो बूंद रंगी गई थी वह सूर्य की आग से नष्ट हो गई। दरअसल यह व्याख्या बिल्कुल गलत है। अस्तित्ववादी विचारक कभी व्यक्ति को नष्ट होता हुआ नहीं दिखा सकता। वह व्यक्ति को समाज के सम्मुख बार बार खड़ा करने का प्रयास अवश्य कर सकता है, लेकिन व्यक्ति को, जो कि एक बूंद के रूप में यहाँ पर आया है, उसे नष्ट होता हुआ नहीं दिखा सकता। और इससे आगे की पंक्ति, मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख, यह समाज विराट है और उसके सम्मुख कवि ने एक छोटी सी बूंद को उछलते हुए सूर्य की लाल किरणों से रंगीन होते हुए देखा है। वह विराट दरअसल उस बूंद को अपने से अलग नहीं करना चाहता। वह बूंद स्वयं उस विराट समाज रूपी समंदर से उछलकर अलग हुई है। ऐसे प्रयास व्यक्ति को स्वयं ही करने पड़ते और हर तरह के आलोक ने उस बूंद को छुआ और अपनेपन से छुआ, अपनत्व के भाव से छुआ। उसी सूर्य की किरणों के अपनत्व के भाव ने उस बूंद को सार्थकता प्रदान की है, उस बूंद के जीवन को प्रामाणिकता प्रदान की है, जो कि उसके जीवन की चरम उपलब्धि है। और इस प्रकार वह बूंद नश्वर हो जाने वाले उस दाग से बिल्कुल अलग हो गई है, जो बूंदें समंदर में मिले हुए अलग नहीं हो पा रही है। समंदर में असंख्य बूंदें शामिल हैं, लेकिन उन असंख्य बूंदों का अस्तित्व, नश्वरता से उन्हें मुक्ति नहीं मिली, उनका अस्तित्व अभी सिद्ध नहीं हुआ है और उन्हें अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बार बार समंदर के झागों से ऊपर उठना पड़ेगा। कुल मिलाकर कवि इस कविता में अस्तित्ववादी चेतना, क्षणवादी विचारधारा, दोनों के ही महत्व को प्रतिपादित करना चाहता है। कविता की तीसरी पंक्ति से कुछ चीजें निकलकर और भी सामने आती हैं। अगर सागर
समाज का प्रतीक है, तो निश्चित है कि समाज में जिस प्रकार के द्वंद्व संघर्ष होते हैं, उसी प्रकार के संघर्ष सागर में भी हो रहे हैं और तटों पर आने वाली लहरों के घात प्रतिघात से झाग बन रही है। कहने का अर्थ यह है कि जो बूंद इन झागों से निकली है, वह बूंद रूपी व्यक्ति भी समाज में घात और प्रतिघात और संघर्ष सहन करके, सारे कष्टों को सहन करता हुआ पूरी ताकत से अपनी अस्मिता को बचाने के लिए क्षण मात्र में उन झागों से बाहर निकल कर आता है। अस्तित्ववादी विचार दर्शन भी यह मानता है कि व्यक्ति को अपने जीवन की अस्मिता को सिद्ध करने के लिए समाज में निरंतर दुख सहन करने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है। सागर के झाग बनने की प्रक्रिया जीवन के संघर्ष की प्रक्रिया से अलग नहीं है। ढलता हुआ सूरज भी उस बूंद की जीवन की अवधि का परिचायक है। सूर्य जब निकल रहा है तो उस बूंद का जीवन शुरू हो चुका है और बूंद पूरा दिन संघर्ष करती रही है, किंतु बूंद को उछलकर सूर्य की किरणों से मिलने का अवसर शाम के समय मिला है, जब सूरज ढलने वाला है। और यह वह समय है जब बूंद को क्षण मात्र के लिए रंगे जाने की उपलब्धि हासिल होनी है। और क्योंकि बूंद उस उपलब्धि को प्राप्त कर चुकी है, इसलिए वह अपने जीवन की नश्वरता को छोड़ चुकी है और वह अपने जीवन को सार्थक बना चुकी है। कविता के कला पक्ष पर विचार करते हुए हम कह सकते हैं कि कविता की तीसरी पंक्ति, पांचवी पंक्ति और फिर 10वीं पंक्ति में ध्वनि की समानता के कारण, विशेष रूप से पंक्तियों के अंत में जो ध्वनि की समानता मिल रही है, उसके कारण लयात्मकता भी आ गई है। तीसरी पंक्ति में झाग से, पांचवी पंक्ति में आग से और 10वीं पंक्ति में दाग से एक लयात्मक सौंदर्य की सृष्टि करती है। प्रतीक के रूप में सागर समाज का, जीवन का प्रतीक है। बूंद एक व्यक्ति का प्रतीक बनकर आई है। सागर के झाग जीवन के विभिन्न संघर्षों, घात प्रतिघातों और दुखों का प्रतीक है। उन्मोचन, नश्वरता, आलोक तत्सम शब्द है। इसी प्रकार फारसी का दाग शब्द प्रयोग किया गया है। कविता में समाज के सूने और उपलब्धिहीन जीवन पर भी व्यंग किया गया है। कविता की 7वीं पंक्ति में सूने विराट के सम्मुख पंक्ति एक तरह से व्यंग्यात्मक प्रहार कर रही है समाज के जीवन के ऊपर, जो लोग निष्क्रिय पड़े हैं और जो अपनी उपलब्धि को, अपने अस्तित्व को सार्थक सिद्ध नहीं कर पाएंगे, उनके लिए। कुल मिलाकर 10 पंक्तियों की यह कविता व्यक्ति को अस्तित्ववादी दर्शन के अनुसार जीवन के दुखों को, संघर्षों को, घात प्रतिघातों को झेलने की प्रेरणा देने के साथ साथ अपने अस्तित्व को सार्थक और सिद्ध करने के लिए भी प्रेरित करती है और संपूर्ण जीवन में उस क्षण को महत्व देने की बात करती है। यह कविता जिस क्षण व्यक्ति को अपनी उपलब्धि, अपने अस्तित्व की अस्मिता का ज्ञान हो जाए और वह उसे साबित कर सके। एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान देने की यह है कि नश्वर जीवन से उन्मोचन की बात भक्त कवियों ने भी बहुत की है। उनके यहाँ मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की कामना है, लेकिन बूंद उस मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की कामना नहीं करती है। बूंद के लिए मुक्ति है सूर्य की किरणों से रंग जाना, भक्त के लिए मुक्ति है प्रभु की शरण में चले जाना। इस अंतर को भी हमें ध्यान में रखना होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक साहित्य संवाद को निरंतर देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।